वेलकम बैक टू ए के अकेडमी क्लास। ए के अकेडमी क्लास में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य। आज से शिक्षक भर्ती के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि 24 तारीख से इसी महीने से परीक्षा आपकी प्रारंभ हो रही है। तो आज से मैं ये क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। आपका जीके जीएस का जो भी पोर्शन होगा वो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक चलेगी ये क्लास जब तक कि आपकी बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा नहीं हो जाती। तो यदि आप किसी भी क्लास के लिए 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 6 to 8 तो ले ही नहीं रहा है, 1 to 5 या 9 to 10 के लिए है, तो आप ये कर सकते हैं क्लास ज्वाइन, ठीक है। और अदर भी कोई चीज़ में अगर उससे ऊपर वाले एग्ज़ाम में भी यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी आप ये क्लास देख सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पहला सवाल पूछा गया है। और एक बार इस वीडियो को यदि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सिक्का शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा शास्त्र, या ऑप्शन नंबर सी ऑफियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओडोंटोलॉजी। जल्दी से आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुद्रा शास्त्र ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा शास्त्र है और यही सही जवाब है। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहर किसकी बनी होती थी, कांसे की, पीतल की, तांबा की, या धातु की। जल्दी से बताएंगे। प्राचीन काल में अधिकांश मोहर जो है, मोहर मतलब जिससे क्या किया जाता था कि अपनी पहचान चिन्ह किसी चीज़ पे छोड़ी जाती थी तो उसके लिए मोहर लगाए जाते थे, ठीक है। तो उस मोहर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा धातु। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, धातु का उपयोग किया जाता था प्राचीन काल में अधिकांश मोहर बनाने के लिए। मोहर यदि बनाया जाता था, जैसे कि मोहर लगाया जाए, तो मोहर बनाने के लिए किसका, धातु का उपयोग किया जाता था। ओके, और धातु में किस धातु का उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने। भारत में सबसे अधिक किस काल में खुदाई से सिक्के के सांचे मिले हैं। जल्दी से बताएं गाइस। और ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। ओके, प्रीवियस बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप सभी लोग इस सारे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और बारीकी से इसको पढ़ें, समझें। ओके, तो यहाँ पे जो इस सवाल का जवाब होगा वो होगा कुषाण काल। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, कुषाण काल। ध्यान में रखेंगे। ये भारत में सबसे अधिक किस काल में खुदाई से सिक्के मिले, मतलब कुषाण काल ऐसा काल था जिसमें खुदाई करने से पुरातत्वविद जो हैं उनको अधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा सर्वप्रथम किस शासकों ने प्रारंभ किया था। यूनानी शासक, अरबी, यूरोपीय, या फिर अर्थशास्त्रियों ने। जल्दी से बताएंगे कि सिक्कों पर लेख लिखने की कला किसने विकसित की थी। ठीक है, लेख लिखना कहने का मतलब अपने कुछ थॉट्स को, विचार को सिक्कों पे खुदवा देना, लिखवा देना, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा तो यहाँ पे यूनानी शासक। ध्यान में रखेंगे, यूनानी शासक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन सबसे पहले यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया। ओके, चलते हैं अगला सवाल पे और अगला सवाल आपके सामने है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं। उत्तर वैदिक काल, या फिर ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, या फिर मौर्योत्तर काल। जल्दी से बताएंगे। ऊपर में है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी में है ऋग्वैदिक, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी मौर्योत्तर काल। जल्दी से बताएंगे गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मौर्योत्तर काल। ध्यान में रखेंगे, मौर्योत्तर काल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखेंगे।
और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। किस शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? ये आपको बताना है कि सोने के सिक्के किस शासक ने सबसे ज़्यादा जारी किए। जारी तो बहुत सारे शासकों ने किए, लेकिन सबसे ज़्यादा किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए, ये आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त शासकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? अब लो, सबसे ज़्यादा सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, ये सवाल है यहाँ पे। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स किसका राइट जवाब क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा, शाकल नहीं होगा ये, शासक होगा। ओके, शासक ने, कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, सभी से इससे पहले का जो सवाल था वो था सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने। लेकिन सबसे शुद्ध सोना किसने, सोने के सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासकों ने। ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, सर्वाधिक शीशे का सिक्का किसने जारी किया? अब लो, शीशे का भी सिक्का पहले प्रचलन में था। जल्द से बताइए कि शीशे का सिक्का किसने सबसे ज़्यादा, किन शासकों ने प्रचलन में लाया? जल्द से बताएंगे। और एक बार अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। हो सकता है कि कुछ कम समय का ये वीडियो आपको लगे, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पे सवाल था, सर्वाधिक शीशे का सिक्का किसने जारी करवाया? जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके, तो सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, शीशे का सिक्का, सॉरी सोना का नहीं, शीशे का सिक्का जारी करवाया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख विज्ञान, अभिलेख शास्त्र, या पूरा लेख शास्त्र, या फिर मुद्रा शास्त्र? जल्दी से बताएं गाइस कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? और गाइस, अभिलेख किसे कहते हैं? यदि आप जानते हैं, यदि आपने पढ़ा है कि अभिलेख क्या होता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको जितनी चीज़ें मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, यदि आप लिखते हैं तो इससे आपका वो रिवीजन भी हो जाता है और आपको पुनः फिर आप भूलिएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे सवाल था कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी, एपिग्राफी भी इसको कहते हैं। अंग्रेजी में एपिग्राफी, हिंदी में पूरा लेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन लेख किसके हैं, मतलब कौन से हैं? हाथी गुम्फा, या फिर बोगास कोई अभिलेख, एहोल अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसे माना गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो होगा बोगास कोई अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। ओके, बी फॉर बॉल, बोगास कोई अभिलेख। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लिपि शास्त्र, या अध्ययन शास्त्र, या फिर एरो विज्ञान? जल्द से बताएंगे, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स कि अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो पूरा लिपि शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए वुड बी राइट जवाब है। पूरा लिपि शास्त्र, ध्यान में रखेंगे, पूरा लिपि शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पूरा लिपि शास्त्र पुराने अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? जल्द से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? जल्द से बताइए फ्रेंड्स आप इसका सही जवाब कि क्या होगा इसका सही जवाब। देवनागरी भाषा, प्राकृत भाषा, रोमन भाषा, अरबी भाषा?
ओके, तो आज आरंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, ये सवाल है, जिसका सही जवाब होगा प्राकृत भाषा। ओके, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ईसा की किस सदी से अभिलेख में संस्कृत भाषा के प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि ईसा की किस सदी से अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, यह सवाल है आपके सामने। पहली सदी, चौथी, दूसरी या फिर पाँचवीं सदी, जल्दी से बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। ईसा की किस सदी से अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे दूसरी सदी ध्यान में रखना है। दूसरी सदी यानी ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब है। और चलते हैं इस प्रकार से अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल हमारे क्लास का। अगला सवाल आपके सामने है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में है उदयगिरी यानी कि या फिर स्लैश में है कलिंग नरेश खारवेल, और ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजा राम कालीबंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्माकर मोहनजोदड़ो। जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसमें किसकी अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसका राइट जवाब क्या होगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ, उदयगिरी, जो कि कलिंग नरेश खारवेल के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय शासक कौन थे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय शासक कौन थे, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर गौतमी बलश्री। जल्दी से जवाब देंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय शासक कौन थे। ओके गाइस, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। देवपाड़ा अभिलेख के समय शासक कौन थे। बंगाल शासक विजयसेन या फिर स्कंदगुप्त या प्रतिहार नरेश भोज या फिर गौतमी बलश्री। जल्द से जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बंगाल शासक विजयसेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बंगाल शासक विजयसेन था देवपाड़ा अभिलेख के समय शासक। अगला सवाल है, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है। जल्द से बताएंगे कि भारत का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में देखने को मिलता है। नासिक, ऐहोल, जूनागढ़ या फिर हाथी गुम्फा। जल्द से बताएंगे गाइस कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान में रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सबसे पुराना अभिलेख किस संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। सबसे पुराना अभिलेख किस संस्कृति की मोहरों पर मिलता है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। जल्द से बताएंगे किसका राइट जवाब क्या होगा। सबसे पुराना अभिलेख किस संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। ओके, तो हड़प्पा संस्कृति यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति। ओके, हड़प्पा संस्कृति ध्यान में रखेंगे, 2500 ईसा पूर्व। ओके, यहीं से पुराने अभिलेख की संस्कृति की मोहरें मिलती हैं। अगला सवाल है आपके सामने, किस संस्कृति के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है लोथल, बी हड़प्पा, सी भोगवा। सवाल है, किस संस्कृति के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में मिले हैं। मतलब वैसी लिपि जिसमें बातों को भाव के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, ठीक है, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, वह किस संस्कृति में मिलता है देखने को। लोथल, हड़प्पा, भोगवा या फिर धौलावीरा। जल्दी से जवाब देंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ओके, तो हड़प्पा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा सही जवाब होगा, हड़प्पा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है।
जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? और क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी मित्रों से कि एक बार अपने उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखें। चलिए, इस सवाल को जो राइट जवाब होगा वो होगा एरन स्तंभ लेख। ध्यान में रखेंगे, एरन स्तंभ लेख ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एरन स्तंभ लेख में भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ओके, चलते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है, वह लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है कौन सी लिपि? खरोष्ठी, ब्राह्मणी, रोमन या देवनागरी? जल्द से बताएंगे कि वह लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके गाइस, तो इस सवाल का जो राइट जवाब होगा वो होगा खरोष्ठी लिपि। ध्यान में रखेंगे आप सभी कि खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। गाइस माफ़ी चाहते हैं, आगे अब कोई सवाल नहीं है। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम नहीं, मैं आपको कल बताता हूँ। ओके, तो लेकिन हाँ, ये आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं और आज से नियमित रूप से आपको क्लास की वीडियो मिलती रहेगी। अभी तक यदि आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक ही एकेडमी क्लास को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, जहाँ से आप PDF क्लास की डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।